Hey guys, what's up? Kyal chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and another a very important video for all my dear students. देखिए गाइस, अक्सर आपको लगता ही होगा कि सर आएंगे कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, नया रिवीजन कराएंगे या पढ़ाई का बात करेंगे। पढ़ाई का बात में भी आपको टेक्निकल टॉपिक्स पढ़ाएंगे। सप्लाई क्या होता है जीएसटी में, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है एंड वगैरह वगैरह, जीएसटी, कस्टम्स, एफटीपी। बट लेट मी टेल यू, you just cannot clear your examinations by learning the topics which you have been taught to you in the class. Exams are not just about understanding the topics, knowing the topics. You can answer the question properly, but it is very very important how do you present. आप प्रेजेंट कैसे करते हो अपने आंसर्स को अपने एग्जामिनेशन में, दैट इज द अल्टीमेट की गाइस, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट गिविंग अ वाइवा टेस्ट। आप वाइवा नहीं दे रहे हो, आप एक रिटन टेस्ट दे रहे हो। टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू गेट अ कवरेज दैट आप एमसीक्यूज जब प्रैक्टिस कर एमसीक्यूज जब अटेम्प्ट करते हो एग्जामिनेशन में, वहां पे आपको खाली ABCD के बेसिस पे मार्क्स मिलता है, वेर यू गेट करेक्ट आंसर जस्ट बेस्ड ऑन टिकिंग द करेक्ट आंसर। आपको मार्क्स खाली करेक्ट आंसर पे मिलता है अगर आप टिक करके आते हो। वहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव, वहां पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, वहां पे आपका राइटिंग स्किल्स मैटर नहीं करता, वहां पे आपका एनालिटिकल स्किल्स मैटर करता है। बट नोइंग द पॉइंट दैट योर एग्जामिनेशन हैज बिकम ऑफलाइन एग्जाम एंड वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, तो थ्योरेटिकल पेपर्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पेपर्स में, अकाउंट्स में, कॉस्ट में, यहाँ पर तो आप ऑलरेडी पहले से ही लिखते आ रहे हो, आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल का आदत है और वहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल पे आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ फाउंडेशन से आप इक्विप्ड रहते हो अकाउंट्स एंड कॉस्ट जैसे सब्जेक्ट में। प्रॉब्लम आता है आपको लॉ में, ऑडिट में, डीटी में, आईडीटी में, वेर यू हैव टू राइट द प्रोविजंस, वी हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कंटेंट अलोंग विथ इन टैक्सेशन, स्पेसिफिकली डीटी एंड आईडीटी, वहाँ पे आपको नंबर्स भी लिखने पड़ते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, स्पेशली जिनका इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अल्टीमेटली गाइज व्हाट हैपेंस विद दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, उनका एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छा नहीं आता है। नॉट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, बट बिकॉज दे फेल टू एक्सप्रेस वॉट दे नो द बेस्ट। They fail to express what they know the best. अगर वही चीज आप उनसे वाइवा में पूछते तो they could have written the answers very nicely. But क्योंकि आपने उनसे राइटिंग में ले लिया, तो राइटिंग में they fail to express, and इंस्टीट्यूट तो आपको मार्क्स बेस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन पेपर ही देगा। इंस्टीट्यूट नहीं जानता कि आप में कितना नॉलेज है अंदर। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, बट इंस्टीट्यूट नहीं जानता। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल। बहुत क्विकली मैं आपको बताऊंगा कि सीएमए फाइनल आईडीटी जो मैं पेपर लेता हूं, पेपर आईडीटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। देखो, ये पेपर इजी भी है तो ये पेपर टफ भी है, डिपेंड कि आप इसको कैसे लेते हो। उन बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है जो ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज या जो ज़्यादा थ्योरी चैप्टर से भागते हैं। जैसे स्टार्टिंग के टॉपिक्स तो बहुत सिंपल है, जो मैंने इंटर लेवल पे भी आपको पढ़ा के रखा है, बट जो एक्सक्लूसिवली फाइनल वाले टॉपिक है वहां पर जाके काफ़ी सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है, बिकॉज वो आपको रिमेंबर करना पड़ता है, एंड वहीं पे प्रेजेंटेशन स्टाइल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट विच हैज़ टू बी मेड फ्रॉम योर साइड। तो केस, मैं 3 तरह का आपको आंसर्स बताऊंगा। सबसे पहले आपको 3 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज। एक है केस स्टडी बेस्ड, दूसरा है प्रैक्टिकल, फुल्ली प्रैक्टिकल, एंड तीसरा है फुल्ली थ्योरेटिकल, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप या फुल्ली थ्योरेटिकल बेस्ड। इस 3 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब आपको एक केस दिया रहेगा, आपको किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, एंड देन यू विल बी आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट केस। तो केस स्टडी क्वेश्चंस को आपको डिस्क्रिप्टिव टाइम में कैसे आंसर देना चाहिए। केस स्टडी एमसीक्यू में तो आप खाली टिक करके आएंगे, बट केस स्टडी जब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर कैसे लिखोगे। तो गाइज, हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करिएगा जो मैं अभी पैटर्न आपको दिखा के रखा हूं। प्लीज इस पैटर्न को फॉलो करिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड राइट द रेलिवेंट सेक्शन एंड द रूल। मतलब सर, केस पढ़कर आपके पॉइंट में, आपके माइंड में कौन सा चैप्टर क्लिक किया, उस चैप्टर में कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल नंबर जीएसटी का क्लिक किया। अगर आपको याद नहीं है सेक्शन नंबर, प्लीज डोंट राइट। रूल नंबर याद नहीं है, प्लीज डोंट राइट।
सेक्शन नंबर, रूल नंबर तभी लिखना अगर आपको याद है, अगर नहीं याद है तो जस्ट राइट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, या राइट एज पर द लॉज, एज पर द रेलिवेंट लॉज, अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू आईजीएसटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब लॉज, बट डोंट राइट द सेक्शन नंबर अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपको रेलिवेंट सेक्शन एंड रूल नंबर लिखना चाहिए। अब रेलिवेंट सेक्शन रूल नंबर लिखेंगे कि कौन सा रेलिवेंट सेक्शन है, कौन सा रेलिवेंट रूल है, अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप रेलिवेंट सेक्शन को कोट करेंगे और उसका प्रोविजन लिखेंगे विच इज ओनली रेलिवेंट टू द केस। कौन सा प्रोविजन? प्रोविजन विच इज रेलिवेंट टू माई फैक्ट्स, रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे, if you have been asked a question of ITC, blocked ITC 17 subsection 5 सब से सवाल पूछ लिया एक पर्टिकुलर आइटम को लेके, तो you will not quote full 17.5, you will just write according to 17 subsection 5 of CGST Act, this is a item which is being considered to be a block credit for which ITC is not allowed। तो आपको पहला पॉइंट में ये लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पैरा ऑफ योर आंसर शुड ऑलवेज बी रेलिवेंट सेक्शन, मतलब आपको लॉ बताना पड़ेगा कि ये लॉ है, ये कानून है, लॉ बताना है पहला पैराग्राफ में। दूसरा, यू विल जस्ट रिपीट व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, आपको केस का फैक्ट्स बताना पड़ेगा। इन दिस केस दिस हैज हैपेंड, इन दिस केस दिस हैज हैपेंड, इन दिस केस मिस्टर इज डूइंग दिस, मिस्टर इज डूइंग। आपको वही फैक्ट उठाना पड़ेगा जो आपके आंसर के लिए काम में आएगा। आपको पूरा फैक्ट नहीं लिखना, यू जस्ट डोंट कॉपी पेस्ट द एंटायर क्वेश्चन, just consider what facts is relevant in the question, वही facts आपको आंसर में यूज करना पड़ेगा, which is helping you to ultimately connect with your answer। तो सबसे पहले लॉ, वो भी relevant to the question, दूसरा facts, वो भी relevant to the question, तीसरा दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। now you will connect your section with the facts of the case, कि देखो सबसे पहले हमने लॉ बता दिया, हमने फैक्ट भी बता दिया, हमने अपना अभी तक कुछ बात नहीं किया, हमने लॉ बताया, हमने फैक्ट्स बताया, उसके बाद वी आर कनेक्टिंग द लॉ विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। हाउएवर इन दिस सिचुएशन, बिकॉज दिस सेक्शन सेड दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन, लास्ट में आपका कंक्लूजन, मतलब जनरली ये दोनों साथ में ही होता है, बट ठीक है, कंक्लूजन हमेशा लास्ट में, कंक्लूजन हमेशा लास्ट में। ये मैं बोल रहा हूं बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन में कुछ नहीं, सीधा कंक्लूजन दे देते हैं, एंड देयर इज द प्रॉब्लम, वहीं पे आपकी मार्क्स कटती है। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेजेंटेशन अपना आंसर्स का करना नहीं सीखोगे तो दिक्कत आएगी गाइज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास बहुत कम टाइम होता है क्लासेस के बीच में कि हम आपको प्रेजेंटेशन करना सिखा सके, टू अ सर्टेन एक्सटेंट कराते हैं, बट ये आपको सेल्फ एफर्ट वाइज करना पड़ेगा, आपको सेल्फ पर्पस के लिए करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट, आपको उसका सेल्फ प्रेजेंटेशन करना चाहिए, नॉट ओनली इन आईडीटी, इन ऑल द थ्योरेटिकल पेपर्स। अपने क्या करते हैं ना, थ्योरी पेपर्स में थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है बस यार रोल प्रोविजन पढ़ लिया, हो गया, बस एग्जाम वाले दिन हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एग्जाम वाले दिन लिख नहीं पाओगे, आपका हाथ कांपेगा, बिकॉज यू हैव नेवर प्रैक्टिस बिफोर, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो दैट इज वाई आपके लिए इशू हो सकता है। तो बच्चे सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए कभी भी इशू नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन, स्पेशली थ्योरेटिकल पेपर्स। खाली नोइंग द आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, नोइंग के साथ उसको प्रेजेंट करना करेक्ट स्टाइल में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का एक प्रॉपर स्टाइल। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल आंसर क्वेश्चन अगर हो वेयर देयर इज नंबर्स गिवन, जहां पे आपको नंबर दिया है, जहां पे आपको नंबर दिया है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, सो प्रैक्टिकल में आपको कैसे करना है, आप सबसे पहले नॉर्मल जैसे आप फॉर्मेट बनाते हो, आप फॉर्मेट बना देंगे, उसमें पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम रहेगा। आप जो भी अमाउंट का कॉलम है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग नेचर ऑफ आइटम है आप उसका लिख देंगे पूरा प्रॉपर, और हर एक के पीछे बेटा आपको रीजनिंग देना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ का टैक्सेबिलिटी कर रहे हो, आप कोई चीज़ को एग्जेम्प्ट कर रहे हो, किसी का क्रेडिट ले रहे हो, किसी का नहीं ले रहे हो, व्हाटएवर द रीजन इज, आपने जो भी उस ट्रीटमेंट किया, उस पर्टिकुलर चीज़ का आपने जो भी ट्रीटमेंट किया, आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। फिर चाहे वो एक वर्किंग हो कि आपने कैलकुलेशन कैसे किया, कि चाहे वो थ्योरी हो, मतलब you have to understand one thing, that your answer should be supported with reasons and explanations। स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है, वो खाली लिख कर आ जाएगा, उसका रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं देगा।
अब ये नोट 1, नोट 2, नोट 3 से क्या होगा, अब एकदम क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर के माइंड में, यहाँ पे नोट 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, और जो भी नोट 1 है उसके नीचे आप उसका रिलेटेड एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नीटर प्रेजेंटेशन ये होता है कि आप बगल में नोट 1, नोट 2, नोट 3 लिख देंगे और नीचे में आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये था गाइस फुल प्रैक्टिकल। कोई फुल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है अगर आपके आईडीटी एग्जाम में, जैसे जो पॉसिबल है, आईटीसी से आ सकता है, रूल 42 43 से आ सकता है, बहुत सारे चैप्टर्स है जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा, वैल्यू सप्लाई से पूछा जा सकता है, एग्जामिशन से पूछा जा सकता है, आरसीएम से पूछा जा सकता है, जीएसटी लाइबिलिटी निकालना पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ये फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सर फुल थ्योरी जो क्वेश्चन आया, एकदम फुल थ्योरी, जैसे मान लो अपील रिवीजन से क्वेश्चन आया, मान लो एडवांस रूलिंग से क्वेश्चन आया कि कैन एडवांस रूलिंग, व्हेन कैन एडवांस रूलिंग बी वॉइड, तो व्हेन कैन एडवांस रूलिंग बी वॉइड तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वहां पे कम टू द पॉइंट और आंसर द क्वेश्चन, कम टू द पॉइंट एंड आंसर द क्वेश्चन। बट मान लो आपको पूछा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक, तो कभी भी जब इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट निकलने पूछा जा रहा है तो उस टॉपिक का पहले बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब वो टॉपिक के बारे में पहले कुछ बताओ, इंट्रो दो, फिर आप उसके ऊपर आओ। मतलब यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है गाइस, उसमें आप अपना इमेजिनेशन यूज करिए, आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी यूज करिए, मतलब उसका कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म नहीं है, बट अल्टीमेटली द फ्यू पॉइंट्स विच इज इंपॉर्टेंट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक वो आपको लिखना पड़ेगा कि उसके बारे में आप क्या जानते हो। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंडीशंस टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो कंडीशन टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा टॉपिक है जिसका कंडीशन आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पॉइंट वाइज क्वेश्चन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको पूछना पड़ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 79, और एक पर्टिकुलर रिकवरी के बारे में आपसे पूछ लिया, रिकवरी थ्रू कोर्ट और रिकवरी थ्रू ऑर्डर और रिकवरी बाय थर्ड पार्टी, तो वहां पे आपको रिकवरी बाय थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बात लिखनी पड़ेगी। तो उसके पहले आप पहले रिकवरी के बारे में बात कर सकते हो, रिकवरी के अदर मोड्स के बारे में बात सकते हो, फिर थर्ड पार्टी के बारे में बात कर सकते हो। जनरली आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि अगर आपको ये ऑप्शन में लीव करने को अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको ये सारे क्वेश्चंस लीव करना चाहिए। केस स्टडी जितना से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सब में मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं, थोड़े से कम मिलते हैं, मतलब आप जितना ही लिख लीजिए आपका 1 या 2 नंबर हो सकता है इंस्टीट्यूट काट ले, बिकॉज एग्जैक्टली तो गाइज आप 100% लिख नहीं सकते जो सजेस्टेड आंसर में आपका इंस्टीट्यूट दे के रखेगा, तो एग्जामिनर आपका 1 या 2 नंबर काटेगा ही काटेगा। बट प्रैक्टिकल केस स्टडी में आपको काटने का मौका नहीं देंगे, आप प्रैक्टिकल में एंड केस स्टडी में भी आप काटने का मौका नहीं देंगे। तो गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है, this was a video where I have explained the presentation style which should be followed for all of you, मतलब आप लोगों को फॉलो करना चाहिए और रिगरसली फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करिए 1 2 4 बार 10 बार लगेगा, फिर आप एकदम प्रो हो जाएंगे और आपका एग्जामिनेशन टाइम में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, एंड दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली इन आईडीटी, दिस विल हेल्प यू इन अदर सब्जेक्ट्स टू। So this was Nikunj Goenka sir, your Nikunj Goenka sir tax mentor. Please subscribe our channel Nikunj Goenka tax mentor and press the bell icon button to get all the real time updates. एक बार मैं आपको बता देता हूँ सर, हमारी क्लासेस की फुल अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई है फॉर जून 23 दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस। इफ यू वांट यू कैन बुक द लेक्चर्स फ्रॉम nikunjgoenka.com, www.nikunjgoenka.com में जाइए और क्लासेस को आप बुक कर सकते हैं, बट उसके पहले आप डेमो लेक्चर्स जरूर वॉच करिएगा, बिकॉज कोई भी टीचर का क्लास के पहले आपको डेमो लेक्चर्स देखना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको उसका उनका पढ़ाने का स्टाइल सूट करना चाहिए, वो जो पढ़ा रहे हैं उनका टॉपिक क्लैरिटी आ रही है, तब जाके आप उनका क्लासेस जरूर लीजिएगा। फाइनल का बात है भाई, छोटा मोटा लेवल नहीं है, ठीक है। सी यू वेरी सून इन द कमिंग सेशंस, एंड यस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट यूट्यूब सेशन में। टिल दैट शेयर करिए चैनल लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट quality content for CMA Final IDT. Thank you so much. Take care. Bye bye.